हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 7 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में मेनली 1 मार्च से लेकर 6 मार्च तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो इस साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया इसका थीम क्या था? तो इसका थीम है फ्यूचर ऑफ एसटीआई। एसटीआई मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। विज्ञान, तकनीक, नवाचार का भविष्य, शिक्षा, कौशल एवं कार्य पर उसका प्रभाव। अब यहाँ से तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये हर साल 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत के महान भौतिक वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव जो कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा खोज है। इस खोज को सम्मानित करने के लिए हर साल 28 फरवरी को भारत सरकार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाती है। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है भारत रत्न, तो आपको याद रखना है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो जो भारत रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत होती है 1954 में। पहली बार 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा सीवी रमन। तो आपको याद रखना है भारत में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार से 3 लोगों को सम्मानित किया गया था। ये 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा सीवी रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन के रमन प्रभाव की खोज के लिए दुनिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार, इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र, शांति तथा साहित्य, इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है 1901 से। जो नोबेल पुरस्कार हैं इनको अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडन देश के वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट की खोज की थी। तो आपको याद रखना है जो नोबेल पुरस्कार हैं इनकी शुरुआत होती है 1901 से, जिनको अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला है? तो अभी तक 5 भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला है। ये 5 भारतीय व्यक्ति कौन कौन से हैं? सबसे पहले 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में, तो आपको याद रखना है पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में सीवी रमन जी को, 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तथा 2014 में पाकिस्तान की लड़की मलाला यूसुफजई के साथ भारत के कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हैं 5 व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है। ये भारतीय 5 व्यक्ति हैं। इसके अलावा 5 अन्य व्यक्तियों के नाम याद रखना है जिनका जन्म तो भारत में हुआ था, लेकिन जिस समय इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया उस समय इनके पास भारतीय नागरिकता नहीं थी, यानी कि ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। यानी कि इनका जन्म तो भारत में हुआ था, लेकिन जिस समय इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया उस समय इनके पास भारत की नागरिकता नहीं थी, अन्य देशों की थी, जैसे अमेरिका की। ये 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं? हरगोविंद खुराना जिनको मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जिनको
83 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में वेंकट रमन रामकृष्णन को, 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में तथा हाल ही में 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति हैं, इनका ना तो जन्म भारत में हुआ था, ना ही इसके बाद इन्होंने भारतीय मूल की नागरिकता ली, फिर भी इनका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनके नाम पर। इनका नाम है वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल जो कि एक महान साहित्यकार थे, इनको 2001 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वी.एस. नायपाल जो कि त्रिनैड एंड टोबैगो देश से आते हैं। इनका क्वेश्चन एग्जाम में क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इनके जो दादाजी थे ये भारत से थे, इसीलिए इनका नाम एग्जाम में पूछा जाता है। और इन्होंने ज़्यादातर जो रचनाएं लिखी हैं, इनकी जो ज़्यादातर कृतियां हैं वो भारत से रिलेटेड यानी कि भारत के आसपास रोटेट होती हैं, इसीलिए इनका एग्जाम में सबसे ज़्यादा नाम पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है वी.एस. नायपाल, जिनका जन्म होता है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो देश में, इनको 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके दादाजी तो जो थे ये भारत से थे। अब इनकी एक पुस्तक का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप एसएससी सीजीएल के पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन करीब करीब 50 बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास किसकी पुस्तक है? तो अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास जो पुस्तक है ये वी.एस. नायपाल की एक पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड 2001 से किसे सम्मानित किया जाएगा, 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार हाल ही में दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो कि हाल ही में खुला है गुजरात के अहमदाबाद शहर में, इसका पहले नाम हुआ करता था सरदार पटेल स्टेडियम। अब इसका नाम बदलकर इसका नया नाम रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो आपको याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। इसकी दर्शकों की कैपेसिटी है 1,10,000। लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है, तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा के राउरकेला शहर में। इसका नाम होगा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा, ये उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है। बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी तथा आदिवासी समुदाय के हीरो तथा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन वीमेन फुटबॉल लीग 2020-21 की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल लीग 2020-21 की मेजबानी मिली है उड़ीसा राज्य को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। यहाँ पर बात की गई है फुटबॉल की। भारत में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है AIFF जिसका पूरा नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल, मुख्यालय है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर सूर्यबाला को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं डॉक्टर सूर्यबाला जो कि एक साहित्यकार हैं, एक लेखिका हैं। इन्हीं को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा वर्ष 2021 का भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। भारत भारती सम्मान जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसमें 5 लाख रुपए की नगद धनराशि भी दी जाती है। अब इनकी आपको 2 रचनाओं के नाम याद रखने। ये 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं? कौन देश को वासी वेणु की डायरी। कौन देश को वासी वेणु की डायरी जो रचनाएं हैं ये डॉक्टर सूर्यबाला की हैं, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जो कि साहित्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यहाँ पर बात की गई है साहित्य की, तो साहित्य से रिलेटेड आपको 2 पुरस्कार के नाम याद रखने हैं। ये 2 पुरस्कार कौन कौन से हैं? पहला है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 जो कि मरीके लुकास को दिया गया, जो कि नीदरलैंड देश की लेखिका हैं। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020
मरीके लुकास को इनके नावल द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग के लिए दिया गया। किसके लिए? द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग के लिए दिया गया है। लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैन बुकर प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मैन बुकर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है डगलस स्टुअर्ट को इनके नावल सुग्गी बेन के लिए। डगलस स्टुअर्ट को इनके नावल सुग्गी बेन को। ये दोनों पुरस्कार अलग अलग हैं। मैन बुकर प्राइज अलग है, जबकि मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज अलग है। इसी प्रकार से नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है लुइस ग्लुक को। लुइस ग्लुक जो कि एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? इसको याद करने का ट्रिक है साहित्य की किताब पर ग्लू लगाया। साहित्य की किताब पर ग्लू लगाया। साहित्य की किताब, साहित्य से मतलब हो गया साहित्य से संबंधित। ग्लू लगाना, किस पे ग्लू लगाया जाता है? तो ग्लू जो है अक्सर हम किताब पर लगाते हैं, तो इसका मतलब हो गया लुइस ग्लुक। तो आपको याद रखना है नोबेल पुरस्कार 2020 जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है लुइस ग्लुक को, जो कि अमेरिका देश की एक कवित्री हैं, एक लेखिका हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है? तो हाल ही में रूस देश ने आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु तथा पर्यावरण की निगरानी के लिए आर्कटिका एम नाम का एक उपग्रह लॉन्च किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। जो रूस की स्पेस एजेंसी है इसका नाम है रॉसकॉस्मोस। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। रूस देश की राजधानी है मॉस्को। रूस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। जो व्लादिमीर पुतिन का कार्यकाल है, इनका कार्यकाल रहेगा 2036 तक। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा टीवी तथा लोकसभा टीवी चैनल का विलय करके एक नया चैनल बनाया जाएगा। इस नए चैनल का नाम क्या है? तो राज्यसभा टीवी तथा लोकसभा टीवी का मर्जर कर दिया जाएगा, इनका विलय कर दिया जाएगा। इन दोनों चैनलों को मिलाकर एक नया चैनल बनाया जाएगा जिसका नाम होगा संसद टीवी। क्या नाम होगा? संसद टीवी। तो आपको याद रखना है राज्यसभा टीवी तथा लोकसभा टीवी का विलय करके एक नया चैनल बनाया जाएगा जिसका नाम होगा संसद टीवी या पार्लियामेंट टीवी। इसकी अनुमति किसके द्वारा दी गई है? तो इसकी अनुमति दी गई है राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू तथा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। अब यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? जो संसद टीवी बनेगा इसके पहले सीईओ कौन होंगे? तो संसद टीवी के पहले कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा रवि कपूर को। ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। संसद टीवी यानी कि पार्लियामेंट टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा रवि कपूर को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ हुआ है ऋषिकेश उत्तराखंड में। ऋषिकेश उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है 21 जून को। ऋषिकेश जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है, हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार से कानपुर, प्रयागराज, पटना तथा बनारस गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली, मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। पुणे मुथा नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार से गोवा मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से आपको कुछ नदियों के भी नाम याद रखने हैं। इसके अलावा आपको दो अन्य शहरों के नाम याद रखने हैं जो कि इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है इलेक्शन को लेके। कौन से शहर हैं? पहला है कोलकाता शहर। कोलकाता शहर जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। और दूसरा है गुवाहाटी शहर। गुवाहाटी शहर जो कि असम राज्य का एक शहर है। गुवाहाटी शहर जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी शहर में ही कामाख्या माता का मंदिर है और कामाख्या माता के मंदिर में हर साल अम्बुबाची मेला लगता है। कौन सा?
कामाख्या माता मंदिर में हर साल अम्बुबाची मेला लगता है और पिछले 500 साल के इतिहास में पहली बार 2020 में हुआ कि कोरोना वायरस के कारण अम्बुबाची मेला का आयोजन नहीं किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अम्बुबाची मेला का आयोजन किया जाता है असम राज्य के गुवाहाटी शहर के कामाख्या माता मंदिर परिसर में, जिसका पिछले साल 2020 में 500 वर्षों के इतिहास में पहली बार इसका आयोजन नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीवन सुगमता सूचकांक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया है। इसके मुताबिक भारत में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन है? तो जीवन सुगमता सूचकांक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार भारत में रहने के लिए सबसे बेहतर शहर है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है। ये जो सूचकांक है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर तथा 10 लाख से कम आबादी वाले शहर। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है बेंगलुरु, जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है शिमला। इसी प्रकार से एक दूसरा सूचकांक जारी किया गया है जिसका नाम है नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें सबसे अच्छा जो नगर पालिका है ये है इंदौर नगर पालिका। इंदौर शहर जो कि मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। इंदौर वही शहर है जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है। तो आपको याद रखना है, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2021 के मुताबिक सबसे अच्छा नगर पालिका है इंदौर नगर पालिका। ये भी जो सूचकांक है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका तथा 10 लाख से कम आबादी वाले नगर पालिका। अगर बात की जाए 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका तो इनमें सबसे अच्छा है इंदौर, और 10 लाख से कम आबादी वाले नगर पालिका में सबसे अच्छा है नई दिल्ली नगर पालिका। यहाँ पर बात की जा रही है नई दिल्ली नगर पालिका यानी कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, न कि दिल्ली शहर की। दिल्ली शहर के अंतर्गत टोटल 4 नगर पालिकाएं आती हैं। कौन कौन सी? साउथ दिल्ली नगर पालिका, नॉर्थ दिल्ली नगर पालिका तथा वेस्ट दिल्ली नगर पालिका तथा नई दिल्ली नगर पालिका। तो यहाँ पर बात की जा रही है नई दिल्ली नगर पालिका जिसकी आबादी है लगभग 2.5 लाख। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIBA चैंपियंस एंड वेटरन समिति के अध्यक्ष के तौर पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में AIBA के द्वारा चैंपियंस एंड वेटरन समिति के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है भारत की बॉक्सर MC मैरी कॉम को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पिछले साल विश्व मुक्केबाजी संघ ने दुनिया भर में मुक्केबाजी में बदलाव तथा उसके बेहतरी के लिए एक समिति बनाई थी जिसका नाम था चैंपियंस एंड वेटरन्स, यानी कि जो अनुभवी खिलाड़ी हैं उनकी एक समिति का गठन किया गया था जिसमें दुनिया भर के जो सम्मानित मुक्केबाज हैं उनको शामिल किया गया है। तो इस समिति की जो अध्यक्ष होंगी, ये अध्यक्ष होंगी भारत की बॉक्सर MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम जो कि मणिपुर राज्य से हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनब्रेकेबल, और MC मैरी कॉम को प्यार से लोग मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से भी जानते हैं। जो MC मैरी कॉम है ये दुनिया की एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने 6 बार गोल्ड मेडल जीता है विश्व बॉक्सिंग चैंपियन में। विश्व बॉक्सिंग चैंपियन में 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली दुनिया की एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं MC मैरी कॉम। बॉक्सिंग के जो अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है इसका नाम है AIBA जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। वर्तमान में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। अब हम कुछ खेल से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, जो कि भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें 25 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। और पिछले साल 2020 में टोटल 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं?
रोहित शर्मा जिनका संबंध है क्रिकेट से, एम थंगावेलु जो कि पैरालंपिक खेल से संबंधित हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी, रेसलर विनेश फोगाट तथा हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल। हॉकी खिलाड़ी जो रानी रामपाल हैं ये वर्तमान में राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी की कैप्टन भी हैं। ये हरियाणा राज्य से आती हैं। इनको रानी हॉकी की रानी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, हॉकी की रानी कहा जाता है रानी रामपाल को। जो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं इनका आयोजन 2021 में किया जाएगा कर्नाटक राज्य में, जबकि जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हैं इनका आयोजन किया जाएगा हरियाणा के पंचकुला शहर में। अब हम देख लेते हैं जो 2020 और 21 में जो पार्क हैं जो चर्चा में रहे, जैसे भारत का पहला फायर पार्क खोला गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में, भारत का पहला स्पेस पार्क खोला गया केरल के तिरुवनंतपुरम में, भारत का पहला टायर पार्क खोला गया है पश्चिम बंगाल में, भारत का पहला मिसाइल पार्क खोला गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खोला जाएगा असम के जोगी गोफा शहर में। लेकिन यहीं से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा गुजरात राज्य में, जबकि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा असम के जोगी गोफा शहर में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में, भारत की पहली शहद प्रयोगशाला बनाई गई है गुजरात के आनंद शहर में, और देश का पहला कवक यानी कि लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है उत्तराखंड के मुंशियारी क्षेत्र में। जो यहाँ पर आनंद शहर है, यहाँ से एक कंपनी का नाम आपको याद रखना है। भारत में दूध की सबसे बड़ी डेयरी है जिसका नाम है अमूल डेयरी। अमूल डेयरी जो कि भारत की सबसे बड़ी दूध कंपनी है। अमूल डेयरी की स्थापना की जाती है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा अमूल कंपनी की स्थापना की जाती है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें भारत में हम व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म होता है 26 नवंबर को, इसीलिए हर साल भारत में 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपको यहाँ पर मैं दो संस्थाओं के नाम बताता हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। कौन कौन से? पहला है बेमेस्टिक। इनका कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म या फिर स्थापना वर्ष या फिर मुख्यालय से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेमेस्टिक जिसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बेमेस्टिक का मुख्यालय है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। बेमेस्टिक की स्थापना होती है 1997 में। अब यहाँ से आपको जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इनके मेंबर देश से ऑड वन आउट करके। तो इनके जो मेंबर देश हैं 7 मेंबर देश हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेमेस्टिक देशों का पाकिस्तान देश मेंबर देश है या नहीं। तो आपको याद रखना है बेमेस्टिक देशों का पाकिस्तान देश मेंबर देश नहीं है। इसी प्रकार से भारत का एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जिसका नाम है सार्क। सार्क जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना होती है 1985 में। सार्क का मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क के अंतर्गत टोटल 8 देश आते हैं। ये 8 देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्क देशों का क्या पाकिस्तान देश मेंबर है? तो जी हाँ, सार्क देशों का पाकिस्तान भी मेंबर देश है, जबकि डोमेस्टिक देशों का भारत मेंबर है, जबकि पाकिस्तान देश नहीं है। तो ये दोनों ग्रुप के नाम तथा उनके मेंबर देश तथा उनके मुख्यालय तथा उनके फुल फॉर्म के बारे में याद रखना है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।
लीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।